हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 को शुरुआत। मैं आपसे आपके सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट फोकस वाले चाहता हूं। आपके सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट फोकस वाले चाहता हूं। उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर आपको पता भी नहीं चलेगा कब में खत्म हो गया। सिर्फ आपके 15 मिनट चाह रहा हूं। उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आ रही है वीडियो तो आप इसको स्किप भी करके जा सकते हो, वीडियो को डिसलाइक भी करके जा सकते हो, कमेंट में कुछ भी कह के जा सकते हो। बट मैं आपसे आपके सिर्फ 15 मिनट फोकस्ड वाले चाहता हूं, जिसमें आप फोकस के साथ सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट इस वीडियो को चुपचाप देखो। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सब कुछ एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूं, हम सब कुछ कवर करेंगे। बेसिकली एनसीईआरटी है ना आपकी, उसकी एनसीईआरटी की जो मतलब ये पूरे यूट्यूब में इससे डिटेल्ड वन शॉट आपको नहीं मिलेगा। पूरी एनसीईआरटी एक तरीके से आपकी लाइन बाय लाइन कवर हो जाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब चीजें कवर हो जाएंगी। मैं इस बात की आपको गारंटी देता हूं। बस आपके 15 मिनट फोकस वाले मेरे को यहाँ पे चाहिए। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास 10 साइंस के पहले लेक्चर को, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के नाम में से केमिकल वर्ड को समझते हैं। देखो, केमिकल चेंजेस, केमिकल के हमारी पृथ्वी के अंदर केमिकल चेंजेस हर जगह है, हर जगह। अगर आप दूध पीते हो उसमें भी केमिकल चेंज होता है, अगर आप खाना बनाते हो उसमें भी केमिकल चेंज होता है। कैसे? देख, आप दूध अगर रूम टेम्परेचर पे गर्मी में बाहर छोड़ दोगे, आपकी मम्मी, मेरी मम्मी, सबकी मम्मी, हमारा जो गर्मियों में दूध होता है वो फ्रिज में रखती हैं, ज्यादातर बाहर नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज आता है समर के कारण। जो हमारी मम्मी खाना बनाती है, पहले तो वो कच्ची होती है, सब्जियां बनाती है वो कच्ची होती है, वो बन के पक मतलब उसको पकाना पड़ता है। तो वो जो पक रही है, वो जो प्लेट में सर्व होकर आ रही है कच्ची सब्जी से, एक टेस्टी गली 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 हुई तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो बनी हुई जो सब्जी आ रही है वो भी एक केमिकल चेंज है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जो खाना बना हुआ है, गोल गोल रोटियां हैं, आय हाय, जलेबियां हैं, क्या बात, वो हमारे पेट के अंदर जो खिचड़ी बन के जाती है, जो हम चबा के जाते हैं, वो डाइजेस्ट जो हो रहा है, ये भी एक केमिकल चेंज है। हर जगह है केमिकल चेंज, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी धरती के अंदर, हम जो भी देख रहे हैं हर जगह है केमिकल चेंज। देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मुझे आपके सिर्फ 15 मिनट चाहिए फोकस वाले। और इसी बीच हमारे यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 आ भी गई है। जी हाँ, मैं सब कुछ एनसीईआरटी की मतलब नस नस खोल के आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कुछ भी नहीं छूटेगा। तो अगर आप सिर्फ इस वीडियो को ही देख लोगे, आपको इस चैप्टर में कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर से पहले। और अगर पेपर कल ही है, अगर आप ऐसे बंदे हो कि कल पेपर है, हम आज देखने आए हैं, तो बस इस वीडियो को ही चुपचाप देख लो, तुम्हें कुछ और करना ही नहीं है, भूल जाओ फिर कुछ करना है। एक्टिविटी 1.1, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। ये क्या है? इस एक्टिविटी में हमें करने के लिए कहा है कि भैया एक मैग्नीशियम रिबन लो, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा, उसे सैंड पेपर पे क्लीन करो, उसके बाद उसे मतलब जला दो, एक तरीके से उसमें आग दिखा दो। अब तुमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? अब यहाँ पर हमारा भाईचारा एक्सप्लेनेशन आता है। देखो, तुम चाहो तो यहाँ से जो मेन कॉन्टेक्स्ट है, इसको देख के भी समझ सकते हो। यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, और यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि क्या रिएक्शन हुई। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि एक स्लाइड आएगी जिसमें मेन कॉन्टेक्स्ट होगा, और एक स्लाइड हमारी आएगी भाईचारा एक्सप्लेनेशन की। अगर तुम भाईचारा एक्सप्लेनेशन ढंग से कर लोगे, ढंग से सुन लोगे, तो ऊपर जो मेन कॉन्टेक्स्ट वाला पार्ट है वो तुम्हारा ऑलरेडी कवर हो जाएगा। है ना बढ़िया बात? विश्वास नहीं हो रहा? 15 मिनट काय बात के मांगे हैं, आओ देखते हैं। इसको छोड़ दो, भाईचारा एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। देखो, पहले हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम रिबन लिया, फिर हमने एयर के साथ, मतलब भैया देखो ऑक्सीजन तो है ही हर जगह, उसके साथ हमने उसको रब करके उसमें आग दिखाई। आग दिखाने के बाद वो जल गया, मैग्नीशियम जल गया एयर के कांटेक्ट में आके, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या तुम्हें यहाँ पे ये चीज समझ में आ पा रही थी? आ पा रही थी क्या? मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक चैप्टर का कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर तुमने पहले से चैप्टर ये पढ़ रखा है तो तुम्हें ये कोई नई चीज नहीं लग रही होगी। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, अगर तुमने चैप्टर पढ़ भी रखा है ना पहले से, तो आगे जो भाईचारा एक्सप्लेनेशन आने वाले हैं, अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है यार, अभी तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये वाली बात मैं तुमसे कह रहा था। तो बेसिकली इस पूरी 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 की पूरी जो ये हमारी एक्टिविटी 1.1 है, इसमें यही है कि इस एक्टिविटी में हमें यही करना था कि मैग्नीशियम रिबन लेना था, एयर के साथ रखना था, मतलब एयर तो मिल ही जाएगी ऑटोमेटिकली, हमें रब करना था, आग लगानी थी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अगली एक्टिविटी पे चलते हैं, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडीन की ये एक्टिविटी है। ऐसे ही आपकी एक्टिविटी 1.2 आई है, इसको देखते हैं। हमें क्या करना है, एक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, पोटेशियम आयोडीन लेना है, इन दोनों को मिक्स करना है, एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है आगे बात करेंगे। एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म क्या होता है? ये एक प्रेसिपिटेट इंसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस होता है। जैसे मान लो एक बीकर है, तो इस बीकर में अगर मान लो एक रिएक्शन हुई, तो जो नीचे सॉलिड सब्सटेंस जमा हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, इसी के साथ एक्टिविटी 1.3 भी है। अब मैं तुमसे एक बात कहूंगा, देखो इस एक्टिविटी में ऑब्जर्वेशन पढ़ लो पहले, कि इस एक्टिविटी में गैस इवॉल्व हुई है, जिंक के ग्रेन्यूल्स निकले हैं, टेम्परेचर जो है कंटेनर में चेंज हो सकता है।
ठीक है, कंक्लूजन क्या था इसका, केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका हमें एविडेंस मिल गया, ये एक एक्टिविटी है, लेकिन हम इसको अभी नहीं करेंगे, हम पहले भाईचारा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, अब तीन एक्टिविटीज को कंबाइन, जो हमने अभी तीन एक्टिविटीज ऊपर देखी, देखो एक्टिविटी 1.3 1.2 1.1 है ना, 1.1, इन तीनों एक्टिविटीज का एक कंबाइन देखते हैं भाईचारा एक्सप्लेनेशन में। तीन एक्टिविटीज को कंबाइन करके डिटेक्टिव मोड ऑन करो। केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली देखना जरूरी नहीं होता, उनके कुछ क्लूज होते हैं, है कि नहीं, ऊपर बताया था कि तुम्हारे क्लूज, तुम अगर एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी की एक्टिविटीज पढ़ोगे तो तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि क्लूज क्या होते हैं। उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, उनके कलर चेंज हो जाएंगे, उनकी गैस निकलेगी उनमें से, या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ये कुछ क्लूज होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे मान लो सॉलिड से लिक्विड में हो गया, लिक्विड से गैस में हो गया, अगर कोई ऐसी रिएक्शन के दौरान चेंजेस होते हैं स्टेट के, तो हो जाएगा। कोई नया कलर बन गया, नया रंग बाहर आ गया, कोई नया रंग बाहर आ गया, तो हम कह सकते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन हुई है ना। या फिर केमिकल रिएक्शन हुई है, या फिर गैस बाहर निकल रही है किसी भी तरीके की, टेम्परेचर गर्म हो गया, या गर्म था तो ठंडा हो गया, इस तरीके से। ठीक है, हम रिएक्शन हुई है या नहीं हुई इस चीज को सीसीटीवी में नहीं देख सकते, हम क्लूज के हिसाब से ही ये पता कर सकते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में कैसे बदलती है, क्योंकि हमने सबसे ऊपर यही पढ़ा था, चैप्टर का नाम ही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहली बात इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या होता है भाई, इसको छोड़ दो, क्या जरूरत है इसको पढ़ने की जब भाईचारा एक्सप्लेनेशन है। मैग्नीशियम ने, अभी हमने ऊपर बात करी, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। बार बार ये लिखना बोरिंग होता है, पता है, बार बार लिख रहे हो कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया, ये बार बार लिखना बेकार होता है। इसी वजह से हम इसको एक फॉर्म में लिखते हैं, वो होती है इक्वेशन, उसे कहते हैं इक्वेशन। बार बार लिखना बोरिंग होता है, इसी वजह से इक्वेशन में लिखते हैं। क्या ये लाइन आपको एनसीईआरटी देगी, ये लाइन आपको आपका भाईचारा एक्सप्लेनेशन में मिलेगी। अब आपकी लाइन, अब आपकी एनसीईआरटी में ये जरूर मिलेगा कि एक इक्वेशन में दो साइड होती हैं, एक ये साइड, एक ये, और एक ये साइड, जो इस एक और ये दो साइड एरो से डिवाइड रहती है। एरो के इस वाली साइड को कहते हैं रिएक्टेंट्स, जो रिएक्शन में एंटर कर रहे हैं रिएक्टेंट्स। बीच में आता है एक एरो, रिएक्शन, भाई रिएक्शन इधर से उधर जा रही है, रिएक्शन ये हो गया, ये बीच में एक एरो आता ही आता है। जैसे मान लो मैंने गोभी ली, है ना, और बेसन लिया, और इन दोनों को मिलाकर मैंने तेल में फ्राई व्राई करके गोभी की पकौड़ी बना दी। वाह, गोभी की पकौड़ी बना दी। अब ये जो दो चीज मिली, और भी चीजें डली, भैया यार तुम देखो डीप में तो जाना मत कि भैया तुमने नमक ना डाला, यू ना डाला, इसमें मत डाल, इतनी डीप में मत जाना फिलहाल के लिए, है ना, क्योंकि अगर मैं डीप में चला गया तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तो इतने डीप में तुम मत जाना। अभी ऊपर ऊपर से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने गोभी ली, बेसन लिया, और उनको मिला मिलू के तल तल वल के तुमने गोभी की पकौड़ी बना दी। इसी तरीके से एक रिएक्शन होती है कि जैसे अभी हमने देखा कि एमजी था, उसमें हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करी, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, एमजीओ बन गया। ये जो एरो है, ये पूरी रिएक्शन को डिवाइड करता है। एरो के इस साइड वाला जो रिएक्शन में एंटर कर रहे हैं, जैसे गोभी आई और बेसन आया, गोभी बेसन के बिना गोभी के पकौड़े बनते नहीं, तो ये रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो बीच का एरो है, रिएक्शन को इधर से उधर ले जाने का काम ही ये एरो करता है। ठीक है, अब जो हमारे गोभी के पकौड़े बन के आए, इन्हें क्या कहेंगे, भैया गोभी का पकौड़ा बन के आया, ये तो एक प्रोडक्ट है, तो ये इन्हें प्रोडक्ट कहेंगे, सिंपल सी चीज। ठीक है, अब हम साइंस की भाषा में समझे तो वही वाली बात, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन से मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये जो एरो है मेरे भाई, ये एरो ही सारी राड़ की जड़ है, ये एरो ही इनको अलग करता है, वरना ये तो भिड़ जाते। एरो के बराबर, एरो के लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये रिएक्ट होने के लिए एंटर हो रहे हैं कि हाँ भाई हमें रिएक्ट करो, हम देखते हैं कौन रोकेगा। लेकिन रिएक्ट होने के बाद जो ये जुड़ के मिलके आए, ठीक है, रिएक्ट होने के बाद जो ये मिलकर आए, ये प्रोडक्ट। अब मैं तुम्हें और भी अच्छी लैंग्वेज में समझा दूं, तो 14 फेब को तुम्हारा दोस्त और उसकी बंदी, ये दो जने, तुम्हारा दोस्त और उसकी बंदी गए क्या बनाने, 14 फेब को तुम्हें पता है क्या होता है, और ये दोनों क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे 14 फेब को रिएक्शन हुई, लेकिन ये रिएक्शन बहुत लंबी हुई, ये रिएक्शन बहुत देर बाद हुई, और नवंबर में चिल्ड्रंस डे वाले दिन, चिल्ड्रंस डे वाले दिन एक प्रोडक्ट बन के निकला, है ना, एक प्रोडक्ट बन के निकला। मैं ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं, लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा नहीं वरना विवाद हो जाएगा, प्रोडक्ट बन के निकला। तो ये जो रिएक्शन, ये एक तरीके की रिएक्शन हुई ना, जो ये दोनों मिले, दोस्त प्लस बंदी, ये डी आई है, दोस्त प्लस बंदी, ये दो जने क्या है, ये दो जने रिएक्टेंट्स हैं। ये कह रहे हैं, ये एंटर हो रहे हैं रिएक्ट करने के लिए, रिएक्ट होने के बाद प्रोडक्ट बना ये। इससे कह रहा तो मेरे हिसाब से कोई एग्जांपल हो नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ मेरे भाई, सिर्फ 15 मिनट दे दो, तुम्हें पता चल जाए किस लेवल का वन शॉट है ये। आगे हमारा टॉपिक आता है एक केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, सही फॉर्म में कैसे लिखते हैं। लेकिन मैं उस तुमसे यह कहूंगा कि इस समय भाईचारा एक्सप्लेनेशन जाने से पहले एक चीज पे ध्यान करो। केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, मैं तुम्हें बता दिया कि ये जो प्लस में है ये रिएक्टेंट्स, ये जो एरो के बाद वाला है ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तो हो गई वर्ड में लिखी हुई बात, लेकिन केमिकल वे में
हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे एक केमिकल इक्वेशन को। ये तो भाई बस ये तो तुमसे एग्जाम में तुमसे कहा जाएगा कि वर्ड्स में आएगी और उसको तुम्हें ऐसे केमिकल इक्वेशन बनानी होगी। वर्ड इक्वेशन तुम्हें एग्जाम में दी होगी और केमिकल इक्वेशन बनानी होगी। केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं? अभी तक हम क्या कर रहे थे भैया, एमजी है, हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया और हमारा एमजीओ बन गया। लेकिन ये पेपर में लिखने के हिसाब से गलत है। ये अभी तक ऊपर चल रही थी समझाने के हिसाब से। जरा इनके एटम्स चेक करो। मैं तुमसे कहूं कि Mg+O2 और MgO, ये हमारी पूरी इक्वेशन है। हमेशा हम इस तरीके से केमिकल वे में इक्वेशन को लिखेंगे। ठीक है। यहां पर एक बहुत जरूरी चीज आती है दोस्तों। यहां पे जब भी हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को केमिकली मतलब किसी भी इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे, हमें उन्हें बैलेंस करना होगा। दोनों जगह के पलड़े समान खड़े करने होंगे, तब जाकर बात में मजा आएगा। अब ये क्या बात हो गई? ये क्या कहना चाह रहे हो? देखो, अभी तक मैं तुम्हें समझा रहा था कि Mg+O2 और प्रोडक्ट बना MgO, ये समझा रहे थे। लेकिन कायदे की बात करें तो अभी तक हम इसको गलत लिख रहे थे। इसको सही कैसे लिखें? तो देखो ध्यान से देखना, Mg अकेला, O के पास दो जने हैं, और क्योंकि ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। मैंने तुम्हें बताया ना, ये तो रिएक्टेंट है, ये तो रिएक्ट करने के लिए एंटर हो रही है, ये तो प्रोडक्ट है, इसकी तो बात ही अलग है। क्या तुम क्या तुम गोभी के पकौड़ों में से वापस से गोभी अलग करके और बेसन अलग करके दोबारा उन्हें रीयूज कर लोगे? या शाही पनीर में से तुम ग्रेवी में जो मसाले वसाले जो ड्राई फॉर्म में थे वो वापस कर लोगे? नहीं ना। तो ये इनको अलग अलग इसी तरीके से हम लेके चलते हैं। तो इसीलिए हमें इन्हें एरो, ये मैंने बताया एरो सारी राड की जड़ है। एरो यही सारी लफड़े करवाता है। एरो के लगने की वजह से सब कुछ अलग अलग बंटवारा हो जाता है इनका। जैसे यहाँ पे लिखा है MgO, तो इसका मतलब ये बनता है कि Mg के पास भी एक एटम है और O के पास भी, ऑक्सीजन के पास भी एक ही एटम है। अगर कुछ नहीं लिखा, एक दो तीन इनके आगे पीछे, तो ये समझ लेना कि ये मतलब इनके पीछे एक छुपा हुआ है। लेकिन तुम यहाँ ध्यान से देखोगे कि हाँ भैया, यहाँ तो 2 लिखा हुआ है। तो हमें अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ये अभी समान पलड़े नहीं हैं, एक समान नहीं है। ये बैलेंस कैसे होते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू। जैसे ये इक्वेशन है ZnH2SO4, ZnSO4 और H2। हर एलिमेंट को अलग अलग देखो। एक तरीका होता है स्टैंडर्ड तरीका, जैसे ये है कि भैया हमारे इस रिएक्शन में Zn यूज हो रहा है, H यूज हो रहा है, S यूज हो रहा है, O यूज हो रहा है। एक तरीका होता है कि ये टेबल बनाओ, कि हम इस टेबल में चेक करें, टेबल में बना के अलग अलग लिखें और फिर चेक करें कि रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स थे और प्रोडक्ट में कितने एटम्स थे। अगर कहीं कमती बढ़ती हो रही है तो हम बढ़ा देंगे। एक तरीका ये होता है। लेकिन एक तरीका जो मैं आपको बताऊंगा वो अलग है। या तो आप एक इस तरीके से कर सकते हो, दूसरा एक तरीका और होता है मेरे भाई। दूसरे तरीके को समझने से पहले हम एक चीज और बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अभी हम उसी एग्जाम्पल की बात करते हैं कि Mg+O2 MgO बना। अब यहाँ पे तो 2 O है, एक O है, तो हम इसको 2 बनाने के लिए क्या करेंगे भैया? यहाँ पे लगा दूं? मैं कहूंगा कभी भी ऐसा मत करना, कभी भी ऐसे मत करना। हम हमेशा इसको नहीं बदल सकते। हम हमेशा ना कि हम हमेशा अपने मन के लिए, यहाँ पे जैसे 2 ऑक्सीजन है तो हम इसको हटा नहीं सकते। हम ऐसे नहीं लिख सकते, Mg+O अकेला नहीं लिख सकते। ना ही हम इसको चेंज कर सकते हैं, ना ही हम कभी भी ऐसे बीच में टांग अड़ा सकते हैं। जैसे मान लो मैं अगर तुम कहो कि भैया O के आगे 2 लगा दो, हो गया, ऐसे भी नहीं कर सकते। हम हमेशा, जैसे H है, H2 है, तो हम हमेशा इनके आगे ही लगा सकते हैं। अब अगर मुझे O को 2 बनाना है तो मैं यहां नहीं लिख सकता। मुझे अगर O के आगे 2 लगाना है तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा, मीन्स कोफिशिएंट में लिखना पड़ेगा, कोफिशिएंट बना के नंबर में लिखना पड़ेगा। अब भैया हम इससे कैसे मान लें कि हमारा O2 हो गया? यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 लगाने का मतलब होता है कि यहाँ पे एक मल्टीप्लाई छुपा हुआ होता है। छुपा हुआ होता है, दिखता नहीं है। जैसे तुम्हारी क्रश को तुम्हारा प्यार नहीं दिखता, उस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ होता है। अब जब तुम देखोगे कि यहाँ पे 2 लगा दिया तो O में मल्टीप्लाई हो गया, या O 2 बन गया। यहाँ पे कुछ समझदार लोगों के समझ में एक चीज आ गई होगी, लेकिन कुछ बेअकल लोगों के समझ में नहीं आई होगी। वो इस चीज पर ध्यान ही नहीं किया होगा उनका कि भैया अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई तो Mg से भी हुआ होगा, मतलब यहाँ पे Mg 2 बन गए। और यहाँ पे देखेंगे तो Mg एक ही है, तो यहाँ पे भी हम 2 Mg लगा देंगे। ठीक है। अब अगर तुम ये सोचोगे, एक अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज आती है कि भैया अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है तो Mg तो 2 बन गए, लेकिन यहाँ पे ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 2 4 हो गए। नहीं, ये जो बीच का प्लस आ गया ना, ये इन दोनों को अलग कर दिया। ध्यान रखो, इस बीच के प्लस ने इन दोनों एलिमेंट्स को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम को, दोनों को अलग कर दिया। क्योंकि यहाँ पे ना प्लस था, कुछ भी नहीं था, तो ये दोनों एक थे, तो इसलिए इनकी मल्टीप्लाई दोनों में हो गई थी। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका अभी हम समझेंगे बैलेंस करने का इक्वेशन को। भैया इक्वेशन बैलेंस करना जरूरी है बेटा। पेपर में पेपर में 3 से 4 नंबर का आ सकता है ये सवाल। बैलेंस करने को 3 4 इक्वेशन तुम्हें दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये जरूरी होता है, कोफिशिएंट लगाकर ही हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। अभी मैं तुम्हें एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताऊंगा इक्वेशन को बैलेंस करने का। हम इक्वेशन ले लेते हैं, तो अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं। 1 मिनट रुको, मैं पेन का साइज छोटा कर देता हूँ। हाँ जी, हमारी इक्वेशन है Fe। 1 मिनट रुको। कौन सी क्वेश्चन लें? यही ले लेते हैं हाँ। Fe+H2O, ये वाली क्वेश्चन ले रहे हैं हम, Fe+H2O। और फिर वही वही अपना
ये रिएक्ट होने के बाद क्या बनना है, Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2, Fe3O4, Fe3O4 प्लस H2। मान लो तुम्हारे पास ये आया पेपर में और कह रहा है कि इसे बैलेंस करो। अब सबसे पहले इसे बैलेंस करने के लिए हम चेक करेंगे कि क्या इसे बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे देखो अलग अलग आराम से बिल्कुल शांति से देखेंगे, Fe इसके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं लिख रहा, मतलब इसमें एक एटम है। और यहाँ पे देखेंगे Fe के आगे 3 लिखा हुआ है, मतलब Fe, मतलब हमें यहां से तो ये पता चल गया कि इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया Fe यहाँ पे तो एक है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 3 लगा दूंगा। मेरा पहला स्टेप, मैंने कभी टेबल नहीं बनाई इक्वेशन को बैलेंस करने में, ध्यान रखना मैंने कभी टेबल नहीं बनाई, मैंने इसी चीज को यूज किया। Fe के आगे मैंने 3 लगा दिया, सिंपली मुझे दिखा यहाँ पे Fe 3 है, मैंने Fe के आगे 3 लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है तो मेरा अब Fe बैलेंस हो गया एक तरीके से। अब मैंने देखा कि भाई मेरा O4 है, यहाँ पे देखूंगा तो O पे तो कुछ है ही नहीं, ओ माई गॉड, अब क्या करूं। तो मैंने O पे 4 लगाने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं दिखा, मैंने सीधा O पे 4 लगा दिया। लेकिन अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे H2 है, और यहाँ पे यहाँ यहीं पे मेन जगह यहीं पे गलती होती है कि बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे भी H2 है। कभी कभी अब भाई बुद्धिमान लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे H2 नहीं है, असली बात कुछ और है, लेकिन बहुत से लोग यही देख कर हाथ ले लेते हैं कि H2 है। वो ये नहीं सोचेंगे जो मैंने अभी आगे बताया कि यहाँ पे 4 के आगे मल्टीप्लाई छुपा हुआ है। देखो O के आगे तो कुछ नहीं है, तो O तो 4 बन गया, यह वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया, लेकिन हमारा 4 टू सा H हमारा असलियत में 8 H के पास हमारे H के पास 8 आ गए। तो अब यहाँ पे तो हमारे 2 ही है, अब इसको 8 बनाने के लिए क्या करें। हमने पहाड़े याद करे थे बचपन में, तो 4 टू सा भी 8 होता है, तो हम यहाँ पे 4 अगर लगा दें, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं यहाँ 4 लगा दूं, तो क्या H भी हमारा 8 बन जाएगा, तुम कहोगे बन जाएगा। अब सारा काम हो गया, सारा का सारा काम हो गया। अब जरा एक बार क्रॉस चेक करना, भाई ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम बैलेंसिंग कर रहे हो, तुमने लग रहा है बैलेंस हो गई, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेना। Fe यहाँ पे 3 है भैया, यहाँ पे भी Fe 3 है, यहाँ पे H 8 है, तो एक बार H को ही देख लो, H यहाँ पे 4 टू सा 8 है, यहाँ पे O 4 है, यहाँ पे भी O 4 है, तो मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब जरा देखो कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या कोफिशिएंट लगाए हैं, एक 3 यहाँ पे लगाया, एक 4 लगाया और एक 4 लगाया। अब अगर मैं तुम्हें असली बैलेंस हुई इक्वेशन दिखाऊं तो देखना यही होगी। कहाँ गई ये रही। यहाँ पे 3 4 और 4, मेरे को पूरा का पूरा ये टेबल बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ऑटोमेटिकली सिर्फ इक्वेशन को जो अनबैलेंस इक्वेशन थी उसको लिख के पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। ये एक तरीका है जिससे आप आराम से बिना सिरदर्दी पाले इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले, मेन टॉपिक्स पर आने से पहले हम कुछ फिजिकल स्टेट्स देख लेते हैं अपनी केमिकल इक्वेशन की। अगर कहीं भी, जैसे मान लो एक कंपाउंड हमें किसी चीज का कंपाउंड दे रखा है, उसका कि एस लिखा हुआ है तो समझ लेना उसकी स्टेट वो सॉलिड फॉर्म में है, एल लिख रखा है तो समझ लेना वो लिक्विड फॉर्म में है, इस तरीके का मतलब जी लिख रखा है तो समझ लेना गैस फॉर्म में है, और अगर ए क्यू लिख रखा है तो समझ लेना वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन मींस द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन वाटर, वो एक वाटर की सॉल्यूशन का मतलब एक तरीके से वाटर के सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलो अब बात करते हैं सबसे मेन चीजों के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे इस चैप्टर में 5 मेजर टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शन की, कंबिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। सब चीज को एक एक करके धीरे धीरे करके देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखने से पहले जरा बात कर लेते हैं एक्टिविटी 1.4 की, क्विक लाइम प्लस वाटर। देखो मैं तुम्हें इस एक्टिविटी को बताने से पहले सबसे पहले हमारे टाइप, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी हमने बात की, हमारा एक टाइप, उसके बारे में बात करते हैं। नाम से तुम्हें क्या आ रहा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से तुम क्या समझ रहे हो, कंबाइन हो रही होगी कुछ चीज। तो जिस भी रिएक्शन में, जैसे मान लो ए है, ए के साथ बी जोड़ दूंगा और वो मतलब रिएक्टेंट्स में दो या दो से ज्यादा चीज और प्रोडक्ट में सिर्फ एक चीज, तो वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि दो चीज या दो से ज्यादा चीज मिलकर एक चीज बना रही हैं। ठीक है, तो वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसी का मतलब इसी से रिलेट एक्टिविटी है हमारी क्विक लाइम प्लस वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे सवाल बोर्ड्स में भी आए हैं, कई बार आए हैं, इस साल भी आए, तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इससे पहले हम सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुम्हें बता दिया कई सारे रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, कम से कम दो चाहिए, प्रोडक्ट एक ही बनेगा। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन मिलाया तो CO2 बन गई, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिलाया तो वाटर बन गया। ठीक है, इसी उस पे हम अपनी ये एक्टिविटी देखते हैं। हमने क्या करा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड लिया और वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, जिससे क्या बना CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना CaOH का होल ट्वाइस। इसको हमेशा ध्यान रखना, जो ऐसे ब्रैकेट में होके दो आ रहा है तो ये CaOH का होल ट्वाइस बन गया, हमेशा ऐसे बोलना। ठीक है, और साथ में हीट निकली। अब इस बीच में मैं तुमसे एक और बात कहना चाहूंगा, हमेशा ध्यान रखना, जिस भी रिएक्शन में, किसी भी रिएक्शन में अगर हीट निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है,
तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तुमने कांच का गिलास फोड़ दिया, मम्मी को गुस्सा आ गया, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा हीट निकलेगी। हीट निकल रही है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट निकल रही है, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं जो बहुत सिंपल सिंपल है, कि जैसे बर्निंग ऑफ कोल के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर तुम्हें पता ही है ना। बर्निंग ऑफ कोल, देखो मेरे भाई ध्यान रखना, यहाँ पे आप तुम जितने भी रिएक्शन देखोगे वो सब की सब बैलेंस हुई हुई तुम्हें मिलेंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पेपर में तुमसे कोई रिएक्शन लिखने को भी कहते हैं और तुम बिना बैलेंस करे हो इसको लिखा है, तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। कभी तुम सोचो कि मैं तो रिएक्शन लिख के आया। ठीक है। अब बात करते हैं, मैं जो तुम्हें बताया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, मैं तुम्हें पहले बता दिया इसके बारे में। एक्सोथर्मिक, जब भी हीट रिलीज होगी, जब भी हीट रिलीज होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। इसीलिए रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। इसके प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज तो हो ही रही है ना, क्योंकि इसके जो हमारे शरीर के अंदर रेस्पिरेशन पे एक प्रोसेस होता है, तुम लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ोगे। उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो रिलीज होगी, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन गई। व्हाई एक्सोथर्मिक? एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, दिस एनर्जी हेल्प अस टू स्टे अलाइव एंड परफॉर्म एक्टिविटीज। एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। भाई चला एक्सप्लेनेशन में बात करें तो खाना खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, ग्लूकोज बनता है, डाइजेशन के बाद ऑक्सीजन बॉडी सेल्स में होती है, जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। बॉडी में मेरे भाई एक केमिस्ट्री लैब होती है छोटी सी, जैसे तुम देखते होंगे, वाह मालिक ने आज गरम गरम दूध पिया है, अरे मालिक ने कोल्ड ड्रिंक पी ली रे, ऐसी वीडियोस आती है ना। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री लैब होती है, जैसे कि मान लो तुमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, ग्लूकोज बने और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर एनर्जी रिलीज हुई। जैसे वो वीडियो में बोलते हैं ना, एआई बनी हुई वीडियो में, कि आज डाइजेशन गलत हुआ रे, आज मालिक को आज हमने मालिक की वजह से ओवर टाइम किया रे, वो इसी चीज के बारे में एक तरीके से बात करते हैं। तो तुम ध्यान रखना रेस्पिरेशन में, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी में एक डू यू नो के नाम से बॉक्स होगा, मैं कह रहा हूँ तुम्हें सब चीज कवर करिए, कुछ भी नहीं छूटा है। तो ये एक इनफ वन शॉट है। ठीक है। व्हाइट वॉशिंग केमिस्ट्री, 90% चांसेस है सिलेक्ट लाइम, व्हाइट वॉशिंग जैसे शब्द तुम अपने किसी ना किसी पेपर के, मतलब किसी ना किसी सवाल में इस वर्ड को यूज होता हुआ देखो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CaOH का होल ट्वाइस, जो भी हमने ऊपर बात करी थी, इसके साथ हमने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड जी लिखा है, तुम समझ जाओ गैस है। ये AQ लिखा है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन है। इसने क्या बनाया? CaCO3 बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसने पानी बनाया। अब पानी कैसे बनाया भैया? पहली बात तो H2O लिखा है, H2O का मतलब पानी होता है, और साथ में L भी लिखा है, L मींस लिक्विड। ठीक है। यहाँ पे कुछ हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना। इन चीजों, ये चीज बेसिकली पॉइंट्स में तुम अपने एग्जाम में भी लिख सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट 2 से 3 दिन बाद बनेगा, है ना, ये शाइनी फिनिश होगी इसके साथ, और ये मार्बल में भी यूज होता है, ये केमिकल फॉर्मूला बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन हमारी कंबिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। कंबिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था, कि दो या दो से ज्यादा चीज मिलकर एक चीज बनाएंगी। हम डीकंपोजिशन रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, कि एक चीज से टूट के वो दो या दो से ज्यादा में बन जाएगी। ठीक है। बिल्कुल उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा है, सबसे जरूरी रिएक्शन, 5 मार्क्स भी तुम इससे कवर कर सकते हो। ये एक फेरस सल्फेट के नाम से रिएक्शन है, जिसमें तुम्हें क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब बोर्ड ने इसी लैंग्वेज का यूज करके क्वेश्चन पूछा है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फेरस सल्फेट को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, फेरस सल्फेट के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, तो हम पानी को लूज कर देते हैं, कलर चेंज करते हैं, डिकम्पोज हो जाता है, एक प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। यही बताना होता है 5 नंबर में, यही लिखना होता है कि पानी लूज हो जाता है, कलर क्या चेंज हो जाता है, वो भी हम बात करेंगे क्या होता है, और डिकम्पोज हो जाता है, क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, वही बताना होता है। इसी बात के 5 नंबर होते हैं। और लेके सबसे जरूरी बात ये याद करनी होती है, रिएक्शन FeSO4.7H2O, ये मेरे भाई रिएक्शन याद करनी होती है बैलेंसिंग के साथ। जो हमारा कलर था ग्रीन फेरस सल्फेट क्रिस्टल, अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ये ये लिखना होता है कि किस, कौन से कलर से कौन सा कलर चेंज हो रहा है। और अगर तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सा कलर चेंज होकर बना है, तो इतना ही लिख दोगे, तो भी कलर चेंज वाला टॉपिक, कलर चेंज वाला पॉइंट तुम्हारा वैलिड माना जाएगा। बेसिकली जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, उसके भी 3 टाइप है। थर्मल डीकंपोजिशन, जो अभी हमने ऊपर देखा था ना फेरस सल्फेट वाला, वो इसी का पार्ट था। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन वो होती है जिसमें हम रिएक्शन को डिकम्पोज करते हैं हीट के द्वारा। रिएक्शन जब भी होगी जब हम उसमें हीट प्रोवाइड करेंगे। अभी हमने देखा कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट बनता हुआ देखा। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो वो क्या बन जाएगा मेरे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी।
ठीक है। अब ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी पेपर में आ सकती है। जो जो पेपर में आ सकता है वो मैं तुम्हें अलग से बता दूंगा। जिस जिसके ऊपर पीवाईक्यूज आज तक हुए हैं, बोर्ड ने सवाल पूछे, वो भी बता दूंगा। इसके ऊपर भी बोर्ड ने सवाल पूछा है। तुम इतना ही याद कर लोगे ना जितना इस स्लाइड में लिखा हुआ है। किसी भी तरीके का घुमा फिरा के बोर्ड सवाल पूछे, तुम अगर इतना ही लिख दोगे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे उस सवाल में। ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? ये लाइम, क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। इसे इंडस्ट्रीज यूज करती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ना कुछ को तुम्हारे 2 मार्क्स तो कवर करा ही सकता है अगर पेपर में आया कि CaO एक क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है और ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है। क्यों होता है? सीमेंट बनने के काम होता है। आगे बात करते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी रिएक्शन के बारे में, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हीट करने पे। इसके ऊपर भी बोर्ड ने सवाल पूछा है, 3 से 4, 5 5 नंबर के भी सवाल पूछे हैं। क्या पूछेंगे? हीट कौन सी निकली, और जी कलर कुछ चेंज हुआ या नहीं, कैसे कैसे क्या हुआ। तो इस रिएक्शन में PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हम हीट देंगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनेंगे। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं इसमें से। दूसरा हमारा डिकम्पोजिशन का टाइप है इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हमने क्या करा? रिएक्शन को करवाने के लिए हीट दी, लेकिन अब हम रिएक्शन को करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ठीक है। इस टाइप ऑफ के रिएक्शन का सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि पानी को जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसमें से, जब हम पानी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा H2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करना मत भूलना। तीसरा टाइप हमारा जो है वो है क्या? जब हम लाइट से रिएक्शन करवाएंगे, लाइट दिखाकर रिएक्शन करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी ये रिएक्शन है। AgCl को जो सनलाइट पार करवाएंगे तो Ag+Cl बनेगा। ठीक है, Ag+Cl2। एक रिएक्शन और है, इसकी आपको एनसीईआरटी में एक रिएक्शन और मिलेगी, उसको याद और याद कर लेना। ये दो रिएक्शन हमें लाइट में मिलती हैं, लाइट के पार्ट में दो रिएक्शन मिलते हैं, दोनों को याद कर लेना। और इसमें हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। मेन मेन चीजें मैं आपको सारी बातें बता के चल रहा हूँ। और जो मैं आपसे दूसरी रिएक्शन के बारे में बात कर रहा था, मैंने उसे इंक्लूड कर रखा है AgBr की, सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें हम जब सनलाइट प्रोवाइड करते हैं तो सिल्वर और ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड अलग अलग हो जाते हैं। अब यहां पर हमारी जो एनर्जी है, रिएक्शन होने के बाद हमारी एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब हो जाती है। अभी तक मैंने क्या बताया? अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक कब कहलाएगा? जब हीट या एनर्जी या कुछ भी रिलीज हो रहा है तो वो एक्सोथर्मिक। और अगर कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक। तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक। ध्यान रखना, क्या पता एमसीक्यू में एक रिएक्शन देके यही पूछ ले कि क्या ये एंडोथर्मिक है या ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे अपने टाइप के बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली फॉर एग्जांपल ए नाम से जेठालाल है। ठीक है, ए नाम से जेठालाल है और प्लस में है BC। BC कौन है? बी फॉर बबीता, बी फॉर बबीता। और सी फॉर अय्यर होता है। ठीक है, ये रिएक्शन होने के बाद जेठालाल और बबीता जी साथ रहने लगे, ए भी बन गया, और बेचारे अय्यर सी जी को अलग छोड़ दिया। तो जो बेचारा साथ में था और वो अलग हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब जेठालाल जी ने बबीता जी को अय्यर से रिप्लेस कर दिया, तो ये डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसी तरीके से होता है। अय्यर के साथ बबीता जी रहती थी। जेठालाल ने ए हमारा जेठालाल था, बी हमारी बबीता जी थी, सी फोर तुम समझ सकते हो अय्यर क्या था। ठीक है, तो जेठालाल ने अय्यर से अलग करके अपनी तरफ बबीता जी को ले लिया, तो वो बबीता जी और जेठालाल साथ रहने लगे। अय्यर बेचारा पोपटलाल के साथ रह रहा, पता नहीं किसके साथ रह रहा है अब। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस कर दिया उसने उसको। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन है ना, एक्टिविटी 1.9 एनसीईआरटी में जाके जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को याद कर लेना। इस रिएक्शन को याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ इसकी जो ऑब्जर्वेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, रिएक्शन याद करना, साथ में ऑब्जर्वेशन, दो दो ऑब्जर्वेशन है, आ जाएंगी 4 मार्क्स का, आराम से आ जाएगा। ठीक है, आयरन को कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे। तो अब तुम ध्यान से देखो, हमने क्या लिया? FeCuSO4 लिया। अब इसने, ये दो कंपोनेंट है, Cu और SO4 दो अलग अलग चीजें हैं। Fe ने Fe ने SU4 से दोस्ती कर ली, उससे शादी कर ली, और बेचारा Cu अलग रह गया। तो क्या बन गया? क्योंकि ये शादीशुदा हो गया, इनका घर बार हो गया, तो FeSO4 बन गया, और बेचारा Cu ये अलग रह गया। ये बेचारा अब फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। ये इस तरीके से बन गया। ऐसे ही सारे हमारे रिएक्शन है। जैसे तुम Zn को देखोगे, जिंक को देखोगे, कॉपर सल्फेट था, वो अपना जिंदगी बढ़िया आराम से बिता रहा था। जिंक ने कॉपर को धोखा दिलवा दिया। अरे वही जो आजकल कर रहे हैं लड़कियां, अपने पति को धक्का दे रही हैं, है ना, वही वाली चीजें हो रही हैं। जैसे कॉपर इसमें अकेला छूट गया, ये कॉपर मर गया एक तरीके से, ये मानो तुम। ठीक है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हमने देखा कि हमारा, जैसे देखो तुम, A+BC रिएक्शन होके AC+B बन गया। इसमें एक एलिमेंट ही हमारा बदल रहा है, एक एलिमेंट ही धोखा दे रहा है। लेकिन अब बात करें अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो इसमें दोनों धोखा देते हैं। ए भी है, ए बी कौन? A फॉर जेठालाल एंड बी फॉर दयाजी मान लो, है ना, ये साथ रह रहे थे। सी डी कौन?
भैया सी तो अय्यर ही रहेगा हमारा, सी अय्यर ही रहेगा, देखो अय्यर से कोई मजाक नहीं, अय्यर सी रहेगा और डी रहेंगी बबीता जी। ठीक है। अब जेठालाल को चाहिए थी बबीता जी, तो जेठालाल ने बबीता जी से दोस्ती कर ली, उनसे शादी कर ली। अब क्योंकि अय्यर अकेला तो रहता नहीं, अब क्योंकि दया जी को धोखा मिला तो अय्यर ने कहा आओ साथ रहे, तो अय्यर और बबीता साथ रहने लगे। तो रिएक्शन क्या बन गई, ए डी, भैया ए फॉर जेठालाल, डी फॉर बबीता जी, साथ में साथ में बी और सी, बी फॉर हमारे दया जी और सी फॉर अय्यर जी। तो ये दोनों ने एक्सचेंज ऑफर कर लिया ना, दोनों ने एक्सचेंज, दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स बदल दिए, जिससे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। जैसे कि रिएक्शन में अब अपनी साइंस की भाषा में समझते हैं, ये दो एलिमेंट है Na SO4 और BaCl2। Na ने Cl से दोस्ती कर ली और Ba ने SO4 से दोस्ती कर ली। ठीक है, तो क्या बना, BaSO4, Ba ने SO4 से दोस्ती कर ली, BaSO4 बन गया, Na ने Cl से दोस्ती कर ली तो NaCl बन गया। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना, ये याद करके जाना, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे जरूरी बात जो ऊपर हमने बात करी, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जब रिएक्शन होती है तो फॉर एग्जांपल ये बीकर है, तो इसमें नीचे को कुछ ना कुछ सॉलिड सब्सटेंस इनसोल्यूबल फॉर्म में जमा हो जाता है। इसको कुछ भी है, मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर तुम देख रहे हो नीचे को सॉलिड सब्सटेंस जमा होकर रह रहा है तो वो एक प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन में BaSO4 फॉर्म हुआ है व्हाइट इनसोल्यूबल सॉलिड की फॉर्म में, तो ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भाईचारा एक्सप्रेशन तुम पढ़ ही सकते हो, वैसे मैंने भाईचारा एक्सप्लेनेशन तुम्हें मेन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा रहा हूँ। मैंने ना पहले ये सोचा था कि तुम्हें पहले भाईचारा एक्सप्लेनेशन से पढ़ाऊंगा और उसके बाद फिर तुम्हें ऊपर का दिखाऊंगा। जैसे तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, कि भैया पहले Na के साथ SO4 था, Ba के साथ Cl था, रिएक्शन होने के बाद पार्टनर एक्सचेंज कर लिए, Ba के साथ SO4 आ गया, Na के साथ Cl आ गया, मतलब दोनों ने अपने आयंस, दोनों ने अपने पार्टनर्स को चेंज कर लिया और BaSO4 पानी में डिसॉल्व नहीं होता, इसी वजह से उसको नाम दे दिया प्रेसिपिटेट। तो वही हमने ऊपर से जो जो बात करी ये भाईचारा एक्सप्लेनेशन में आ गया। पहले मैंने ये सोचा था, फिर मैं कहा यार करा देते हैं फटाफट से, है ना, तुम्हारा ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपने एक बहुत ही जरूर जरूरी और इस पे सवाल अगर आते हैं तो बढ़िया बढ़िया आते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, एक्टिविटी की वही एक्टिविटी चल रही है अपनी तो यार। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, Cu पहले अकेला था और ऑक्सीजन जोड़ दिया, इन्हें हीट पास कराई तो CuO बन गया। मतलब पहले Cu अकेला था, उसके साथ अब O जुड़ गया, तो मतलब Cu के O से दोस्ती हो गई, Cu को O मिल गया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, Cu को ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज, ये बात तुम रिलेट कर सकते हो, Cu को O मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इसे कहते हैं ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजेशन की मेन डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं। देखो, अगर कहीं भी, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि Cu को O मिल गया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर कहीं बात हो रही है कि उसे वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो समझ लेना वहां पे ऑक्सीडाइजेशन हुआ है ना। एक और चीज, अगर तुमसे ये नहीं कहा कि वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, अगर तुमसे ये नहीं कहा कि Cu को O मिल गया, अगर तुमसे ये नहीं कहा कि ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, लेकिन अगर तुमसे कहा है कि उसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, तो भी तुम यही कहोगे कि वो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है मेरा, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है, एक मिनट रुको, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है दोस्तों, कि या तो अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, अगर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो फिर तो भी वो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन है ना, और अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन लूज हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक बात है, अगर दोनों में से कोई भी एक बात लिखी है तो वो ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब दूसरी रिएक्शन टाइप रिडक्शन, हमने अभी ऊपर देखा, हमने अभी ऊपर ऑक्सीडाइजेशन देखा, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन जो अभी हमने समझी उसका बिल्कुल उल्टा कर दो तो रिडक्शन रिएक्शन बनती है। ऑक्सीडाइजेशन में हमने देखा कि भैया इसमें ऑक्साइड हो रही है, कोई चीज ऑक्सीजन से दोस्ती हो रही है तो हम कहेंगे कि वो ऑक्सीडेशन है। उसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो हम उसे ऑक्सीडाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, अगर कोई भी तुमसे कहा जाए कि ऑक्सीजन लूज हो रहा है और हाइड्रोजन गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी, मतलब ऑक्सीडाइजेशन का बिल्कुल उल्टा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और अगर ये दोनों भाई भाई कहीं एक गलती से एक साथ हो जाए, जैसे कि तुम देखो पहले CuO था और H2 था, CuO की मतलब ऑक्सीजन हट गया, मतलब कि रिडक्शन हो गया, और यहां तुम देखोगे O इसके साथ जुड़ गया, एक के साथ तो H हट गया, एक के साथ O जुड़ गया, मतलब ऑक्सीडाइज्ड भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। तो जब ऐसी रिएक्शन जहां पे रिडक्शन भी हो ऑक्सीडाइजेशन भी हो उसे हम रिडॉक्स कहेंगे, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है दोस्तों, देखो भाईचारा एक्सप्रेशन में तुम पूरा पढ़ सकते हो। देखो, ऑक्सीडाइज, एक बंदा ऑक्सीजन ले रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया, रिडक्शन दूसरा ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो वो रिडक्शन। बिल्कुल सिंपल वे में हमने भाईचारा एक्सप्रेशन में बता रखा है। ठीक है, अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन के एवरीडे इफेक्ट्स क्या होते हैं। पहली चीज कोरोजन हो सकता है, दूसरा रेंसिडिटी हो सकती है। ये क्या होते हैं, देखो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन जंग लग जाना कह सकते हो तुम, जब मेटल कोरोड हो जाए उसे हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे तुम देखते होंगे लोहे आयरन आयरन के ऊपर रेडिश ब्राउन की रस्ट लग जाती है,
वो कोरोजन हो गया। ठीक है, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है, वो कोरोजन। कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग तुम देखते होंगे, तो वो कोरोजन हो गया। ये किस किस कंडीशन में होता है? अगर किसी मेटल को मॉइस्चर, एसिड या किसी और एनवायरमेंटल सब्सटेंस मिल जाए तो वो कोरोजन का शिकार हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, कोरोजन हार्मफुल क्यों है? क्यों? क्योंकि ये कार बॉडीज, जैसे तुम देखते हो कार व्हीकल्स में लग जाता है तो जंग लग जाती है, ब्रिजेस में जंग लग जाती है, शिप्स ये डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, आयरन रेलिंग्स इनमें जंग लग जाती है, तो ये जंग लगने के बाद डैमेज हो जाते हैं। कोरोजन डैमेजेस, ये डैमेज कर सकता है। कोरोजन ऑफ एन आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कैन बी स्पेंट एवरी ईयर। अगर आयरन पे कोरोजन लग गया तो हर साल बहुत पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है, भाई चाहे एक्सप्रेशन में वही देखो, आयरन नया होता है तो शाइनी शाइनी, जैसे तुम घर पे अगर लगवाते हो आयरन तो वो शाइनी शाइनी होता है। टाइम के साथ उसमें उसको मॉइस्चर मिल जाता है, एनवायरनमेंट से मान लो ऑक्सीजन के कनेक्ट में आ जाता है, तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं रेंसिडिटी, ये क्या होता है? इसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है फैट्स और ऑयल का। भैया ऑक्सीडेशन वही, वहां ऑक्सीजन मिल जाना, जैसे सीयू की दोस्ती ऑक्सीजन से हो गई तो ऑक्सीडाइज हो गया। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो, जब किसी भी खाने में, हर खाने में फैट्स होता है, ऑयल तो होती है आजकल आजकल के खाने में। तो फैट या ऑयल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उनकी स्मेल में चेंज आता है, उनका टेस्ट बदल जाता है, वो रेंसिड हो जाता है। हमारा जो खाना है वो रेंसिड हो जाता है। इसीलिए हमारे घर में जो मम्मियां हैं वो एयर टाइट कंटेनर्स में रखती हैं। चिप्स के पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस पहले से भर के आती है, जो फूली हुई जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, क्यों क्यों होती है? ताकि ऑक्सीडेशन को कम कर सके। ठीक है, ये कुछ प्रिवेंशन है, याद रखना, ये पेपर में आ सकते हैं प्रिवेंशन। इसी के साथ पूरा चैप्टर तो बेसिकली हमारा निमट गया। सबसे पहले मैं आपके लिए लाया हूं इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी, हमने एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कवर करे हैं। सबसे पहले उनको देख लेते हैं, जल्दी जल्दी ये तो निपटाएंगे क्योंकि हमने पूरी चैप्टर को इस तरीके से करा है, हम क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर द बर्निंग इन वाटर, सॉरी एयर। मैग्नीशियम रिवर क्लीन विद सैंड पेपर टू रिमूव द थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, बताया था मैंने ऊपर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, हाँ ये आई ना बात, बैलेंस इक्वेशन। ऐसे टाइप में आपको सवाल मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको तो ये कह देंगे कि ये करो, है ना, या फिर आपको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है। आपको पहले ये लिखना होगा, फिर इन्हें बैलेंस करना होगा, तो जाके आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। और जी हाँ, आपको पेपर में सबसे ज्यादा इस तरीके से पूछा जाए कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, और इसकी इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन लिखो। अगर यहाँ पे लिखा है भी नहीं है ना कि बैलेंस करनी जरूरी है, तो भी आपको बैलेंस करनी है। अगर बैलेंस नहीं करोगे नंबर कट जाएंगे मेरे पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलो दोस्तों, हाँ वही वाली बात देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम इंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन ही कर रहे हैं अभी। तो इंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी खोल कर रखोगे तो आंसर आप हाथों हाथ देख सकते हो। नेम एक्स एंड राइट इस फॉर्मूला, मतलब हाँ सवाल पढ़ो अपनी एनसीईआरटी से, आंसर यहाँ पे है। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एक्स विद वाटर तो क्या बन जाएगा भाई? देखो तुम्हें बता रखा होगा कि CaO, है ना, इससे वाटर से रिएक्शन करता है, CaOH का ऑल्टोइज ऊपर बताया था, ये सारी रिएक्शन हमने कवर करी है ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने बस इसलिए रखे ताकि आपके अगर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे तो उनका आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन इट्स आयरन इन डिप्टेड? तो मैंने आपको बताया था ब्लू कलर CuSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा, क्यों? आयरन सल्फेट फॉर्म होगा, आयरन सल्फेट फॉर्म हुआ। तो ब्लू CuSO4 था, यहाँ पे CuSO4 जो ब्लू कलर का था वो चेंज होकर आयरन सल्फेट, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि आयरन सल्फेट फॉर्म हो। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये सारी ऊपर बात हुई है। अब ये भी चेक करने को आ सकता है कि भैया बताओ कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट है और कौन सी रिडॉक्स रिएक्टेंट है। यह पूछा जा सकता है, मतलब आपको चार पांच रिएक्शन दे देंगे, बताएंगे कि पूछेंगे ये किस कौन सी किस टाइप की रिएक्शन है, तो आपको वो भी जांच आनी चाहिए। अब ये फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज आ गई। ठीक है, फुल एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी हमने यहाँ पे दे रखी है। अपनी एनसीईआरटी खोल कर, पूरे पूरे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मैंने आंसर लिख रखे हैं और एक हिंट दे रखा है। ठीक है, ये एक रिएक्शन आ गई, वही वाली बात जो बोला, रिएक्शन आ गई और पूछ लिया कि कि ये किस टॉपिक पे है। तो देखो तुम दो एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पर है, और ये FeO3 AlO3 बन गया, मतलब एक से डिस्प्लेस हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गई। ठीक है, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को तुम यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। मैं हर एक क्वेश्चन में रुक जाऊंगा। ठीक है, अब ठीक है, तुम एक एक करके इनके स्क्रीनशॉट खींच लो। आई बात समझ? जिसको भी आंसर नहीं आ रहे एनसीईआरटी क्वेश्चन के, समझ कि हम एनसीईआरटी जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनका आंसर कैसे करने, तो वो तुम यहाँ से देख सकते हो। अभी हम मेन रुक जाओ, अभी तो भाई मैंने, तुम देखो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन आ गए लो, तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मैंने तुम्हारे करा दिए हैं। ठीक है, सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तुम देख लो। मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चन करा दिए, मैंने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन करा दिए, मैंने आपके एक्टिविटीज के सारी कवर करी है, मैंने आपकी सारी जो अलग से बॉक्सेस होते हैं, डू यू नो, जितने भी अलग अलग तरीके के बॉक्सेस होते हैं मैंने आपके वो कवर करे हैं। मैंने आपकी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करा है, किसी भी तरीके की एनसीईआरटी मैंने आपको यहाँ पे कुछ छोड़ा नहीं है, तो आपको किसी भी तरीके की दिक्कत लेनी ही नहीं है ना दोस्तों। आई बात समझ? ये एक संपूर्ण वन शॉट है जिसमें पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर हो रही है, और सब चीजें एनसीईआरटी की कुछ भी चीजें नहीं छूट रही हैं। सब कुछ ही आपको यहाँ पे मिल रहा है, मेन कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल रही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेपर से एक दिन पहले अगर देख रहे हो ना, तो बस इसको देख लेना, मतलब जब अगर चैप्टर रह रहा है तो इस चैप्टर को देख लेना, अगर टाइम है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, वरना इस चैप्टर को दिमाग में रख के और अपने चैप्टर को, अपने दिमाग को खोल के अगले दिन पेपर देने चले जाना। ठीक है, अब बात करते हैं
एनसीईआरटी से अलग मैंने आपके लिए दो 2-3 मार्कर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अलग से बनाए हैं, ठीक है। जैसे इंडिकेटर केमिकल रिएक्शन के क्या होते हैं, है ना, इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, आगे भी है, बहुत सारे हैं मेरे भाई, बहुत सारे हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, प्रेसिपिटेट क्या होती है, सबकी डेफिनेशन पूछ ली मैंने, है ना। 2-3 मार्कर में मैंने आपसे ये पूछ लिया कि वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, ऊपर बात करी थी हमने। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों होता है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए, ऊपर हमने बात करी थी मेरे भाई, ठीक है। ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन ये भी है कि बैलेंस करनी है, ऊपर हमने चेक कर लिया सब कुछ। अब 5 टाइप्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन के, ये भी हमने बात कर ली। उसके बाद मेरे भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो हमने ऊपर देखी थी ना, रिएक्शन सीओओ सीयूओ सीयूओ प्लस H2, इसकी रिएक्शन जो हमने देखी थी, तो हमें रिएक्शन होने के बाद क्या बना था, सीओ अकेला रह गया था और H2O बन गया था, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन थी मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, और बेसिकली ये 5 मार्कर क्वेश्चन है मेरे भाई। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गए थे, यहाँ से, हाँ यहाँ से, ठीक है। मैंने 5 मार्कर क्वेश्चन कम ही रखे हैं क्योंकि मैं अब बात करूंगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, ठीक है। मैंने एनसीईआरटी से अलग तुम्हारे 2-3 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिए, 5 मार्कर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिए, और अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की भी हमने इंक्लूड करा है। अब देखिए, देखो सबसे पहला कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या है कि हमें चेक करना है क्वेश्चन बैलेंस है कि नहीं। एक स्टूडेंट ने लिखा Mg+O2 MgO, मैं तुम्हें कितनी बार बताया ऊपर कि ये अनबैलेंस है, ये तो हमने चेक करा था। तो आंसर है नो, द क्वेश्चन इज नॉट बैलेंस, हमने इसको बैलेंस करके फिर लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछा गया है, कोर्स ने बहुत बार पूछा है ये सवाल, बहुत बार। ऊपर मैंने 5 मार्कर में आई थिंक शायद यही वाला था, या कॉपर सल्फेट, या तो ये था या कॉपर सल्फेट था, चेक कर लेते हैं एक बार। मैं शायद कॉपर सल्फेट वाला डाला था। हाँ, कॉपर सल्फेट वाला नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कॉपर, मैंने ऊपर आपको जितनी भी चीजें बताई है कि ये इंपोर्टेंट है, इनमें सवाल आया है, वो चीजें मत छोड़ना मेरे भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, वो चीजें मत छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन देना है एक ही रिएक्शन का कि कौन सी, मतलब एक रिएक्शन दे देंगे, कह देंगे इसके 2 क्लासिफिकेशन दो। तो जैसे ये रिएक्शन है, तो इसमें पता चलिए ना, हीट निकल रही है, तो हीट निकलने का मतलब एक्सोथर्मिक है, और तुम देखो 2 चीज मिलकर एक चीज बना रही है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। हमने ब्लू सॉल्यूशन को और आयन को जब मिलाया था, ठीक है मेरे भाई। और देखो एक हॉट हॉट क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, 2 सवाल है, जिसमें से पहला सवाल, जब व्हाइट सॉलिड ग्रे में बदल जाता है, मतलब याद करो, अब यही पूछेंगे, घुमा के पूछेंगे कि कौन सी रिएक्शन वो थी जिसमें ग्रे कलर में चेंज हो रहा था। तो याद है मैंने ऊपर बताया था, एजीसीएल। और जो एजीसीएल को जब सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड करने वाली रिएक्शन को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरी हमारी रिएक्शन पूछी है कि नाइट्रोजन इन फूड पैकेट्स पैकेट्स के बारे में पूछ सकते हैं, घुमा फिरा के, कि एक स्टूडेंट कह रहा है कि नाइट्रोजन डाली जाती है फूड पैकेट्स में ताकि वो फूड न्यूट्रिशियस बन जाए। तो आप इसमें क्या कहोगे कि भैया ये बहुत गलत कह रहा है वो इंसान, इसमें थप्पड़ थप्पड़ बजाओ, है ना। तो इस तरीके से घुमा फिरा के जो सवाल आएंगे, इस अब की बात तो बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, हम उस हिसाब से उसको कवर कर लेंगे। जैसे एक सवाल ये आया कि कौन करेक्ट है, एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा ये कह रहा है कि CaCO3 को जब रिएक्ट करेंगे तो CaO प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। और जब Fe प्लस CU4 को रिएक्ट करेंगे तो FeSO4 प्लस Cu बनेगा। और जब CaO प्लस को H2O को संग मिलाएंगे तो CaOH का होल प्लस बनेगा। ये बच्चे कह रहे हैं, तुम मत बताओ कि कौन से बच्चे क्या सही कह रहा है। तो नाइदर स्टूडेंट इज करेक्ट, कोई भी स्टूडेंट करेक्ट नहीं है। पहला कह रहा, पहला का मतलब होता है वो डिकम्पोजिशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। मतलब पूरा सवाल आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पूछा जाएगा। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, इस टाइप के सवाल आते हैं। एक ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपकी इक्वेशन ये कंप्लीट है भी या नहीं, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सवालों को याद, मतलब इक्वेशन तो याद करने कर लेना। समझ लोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। मैं याद करने का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबको देखना पड़ता है ना। अगर कोई यहाँ पे बैठा है जिसको सिर्फ पास होना है, कल पेपर है, तो भाई उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि याद कर लो। लेकिन अगर आपके पास बहुत टाइम है तो मेरे भाई समझना, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ना एक बार। इसी के साथ मेरे भाई एक और सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखेंगे, रुको जरा। हाँ, इज CuO इज ऑक्सीडाइज, तो देखो रिएक्शन दी हमें, क्या CuO ऑक्सीडाइज हुआ। अब ऑक्सीडाइज का क्या मतलब था, ऑक्सीजन मिल जाना। लेकिन इस रिएक्शन में हमें Cu यहाँ पे दिख नहीं रहा, पहले था अब नहीं है, तो या हम लिखेंगे नो, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ बल्कि रिडक्शन हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन पेंट इज डैमेज, क्या होता है जब पेंट डैमेज हो जाता है, क्या होता है। अभी हमने ऊपर बात करी थी इसके बारे में, ये कोरोजन की वजह से होता है, रस्टिंग की वजह से होता है, ये और कोई बात है ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसी के साथ बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर तो समाप्त होता है, लेकिन अब पूरे चैप्टर का एक ब्रॉड रिवीजन कर लेते हैं, बहुत जल्दी होगा। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, केमिकल चेंज देखा, सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं नए में, ठीक है। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शन देखा कि क्या क्या रिएक्टेंट्स होते हैं, क्या प्रोडक्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम सीसीटीवी की तरीके से हम चेक नहीं कर सकते, हम देखेंगे कि उसकी स्टेट, कलर, गैस में कुछ चेंज आ रहा है, तब हम पता कहें, तब हम ये वाली बात कह पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल चेंज। हमने फिर बैलेंसिंग कर देखी, उसमें बैलेंसिंग सीखी कि कोफिशिएंट्स होती है ना, कोफिशिएंट लगाने पड़ते हैं। रिएक्शन के टाइप देखे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हमने उसके बाद कोरोजन देखा और रेंसिडिटी देखी। कोरोजन में हमने आयरन रस्टिंग मेन है, और ऑयल फूड जो रेंसिडिटी हो जाती है वो, ठीक है। एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होती है, ठीक है मेरे भाई।
ठीक है, समझ गए। इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। इस पूरे लेक्चर में हमने मेन कॉन्टेक्स्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखी है, एनसीईआरटी की सारी एक्टिविटीज देखी हैं, एनसीईआरटी के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, दो 2-3 मार्कर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और 5 मार्कर इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ ये एक संपूर्ण वन शॉट था। तो हमने इस पूरे वन शॉट में सब कुछ रखा है, एक संपूर्ण वन शॉट है। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपको बिल्कुल पास होना है, 70% भी लानी है, 70% भी आ जाएगी अगर आप इसी तरीके से मेरे सारे वन शॉट्स देख लोगे तो। कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इतना मैं आपसे मांगता हूं कि अगर आप वन शॉट देख रहे हो तो दिमाग को खोल के देखना, और पेपर देने जाओ तो भी इस वन शॉट को दिमाग में रखना। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन। अगले वन शॉट में कौन सा चाहिए ये बताना, और बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।